हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने टॉपिक किया था किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण उसकी इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर कोई पॉइंट हो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। और उससे पहले हमने इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सियल लाइन के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी। आज हम इसका थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट केस करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। कि हमारे पास कोई डायपोल हो और कोई भी एक पॉइंट हमें दिया जाए। एट एनी पॉइंट का मतलब है ना तो वो पॉइंट आपका एक्सियल लाइन पे हो यहाँ पे, और ना ही आपका इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे। तो उस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे कितनी होगी। अब वो जो पॉइंट है वो यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है वो पॉइंट। तो जनरली जो है हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं, ये यहाँ पे हमने ये पॉइंट पी मान लिया। सबसे पहले ये अपने पास डायपोल है, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी होती है 2a। इसके बाद देखेंगे ये हमारा जो है इसका सेंटर पॉइंट है। ये हमारी टोटल डिस्टेंस 2a थी, ये हमारा इसका सेंटर पॉइंट। तो आपको पता है जो भी हम पॉइंट लेंगे उस पॉइंट की हम डिस्टेंस मेजर करेंगे हमारे डायपोल के सेंटर से। तो ये डायपोल के सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने मान ली इसकी कितनी है, r है। यहाँ तक क्लियर है। हमारे पास डायपोल हुआ, डायपोल के सेंटर से जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां तक की डिस्टेंस हमने मान ली r। अब इस पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। देखिए अब तक पहले दोनों केस में हमने क्या किया था, उस पॉइंट के ऊपर एक बार पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, एक बार नेगेटिव के कारण। अब यहाँ जो है ये पॉइंट P ना तो हमारे डायपोल की एक्सियल लाइन पे है और ना ही हमारे डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे है। इसके लिए हमें एक अलग केस करना पड़ेगा। देखिए जो हमारा ये डायपोल है, ये डायपोल, इसको हम एक वेक्टर मान लेते हैं। ये हमारा एक वेक्टर है और ये जो हमारा पॉइंट P है यहाँ पे, ये पॉइंट P को हमने इसके सेंटर से ज्वाइन किया और हमने माना ये हमारा जो पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है ये हमारे डायपोल के साथ एंगल थीटा बनाता है, जो यहाँ पे दिखाया गया है। क्लियर है। अब इस डायपोल को एक वेक्टर मानते हुए हम इसको वेक्टर रिजोल्यूशन करेंगे, इसके कंपोनेंट्स तोड़ेंगे, इसको रिजोल्व कर लेंगे। तो देखिए अब आप इसको याद करो जो आपने +1 क्लास में किया था। इस प्रकार से ये आपके पास रिजल्टेंट होता था, ये आपके पास r cos थीटा, ये r sin थीटा। वो डिपेंड करता था एंगल कहाँ है, अगर यहाँ थीटा है तो cos थीटा ये होता था, अदरवाइज ये वाला। अब इसको भी आप ऐसे ही इमेजिन करो। देखो आपके पास एक वेक्टर ये है, एक लाइन ये वाली है, एक लाइन आपके पास ये वाली है। तो अगर इस वेक्टर को हम r माने, इसको आप इससे कंपेयर कर सकते हो, इससे, ये आपका r वेक्टर है। ये एंगल थीटा बनाता है इस साइड के साथ। तो ये आपकी साइड कौन सी होती थी, r cos थीटा। तो इसका मतलब इसके लिए ये वाली साइड क्या होगी, r cos थीटा। अब ये r तो हम रिजल्टेंट यहाँ नोट करते थे, यहाँ पे हमने क्या ले रखा है इसको, ये तो हमारा डायपोल है तो डायपोल मोमेंट P से लिखेंगे इसको हम। तो ये आपका कंपोनेंट कौन सा हुआ, P cos थीटा। क्लियर है। इस डायपोल का हमने कंपोनेंट बना दिया ये वाला P cos थीटा। अब इस P cos थीटा के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने, यहाँ पे ये कर दी ड्रॉ इसके परपेंडिकुलर, क्योंकि जो यहाँ ये हमारा P cos थीटा होता था इसके परपेंडिकुलर की जो लाइन थी ये हमारा कौन सा कंपोनेंट होता था, साइन थीटा का। तो जो ये कंपोनेंट हमने इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये हमारा कौन सा हो जाएगा, P sin थीटा। अगर ये बात आपको क्लियर है तो आगे हमारा टॉपिक बिल्कुल इजी है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए इसको, आपके पास डायपोल है, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज। अब इस डायपोल के लिए हमने कहीं एक पॉइंट P लिया जिसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। वो पॉइंट P ना तो हमारे डायपोल की एक्सियल लाइन पे है ना ही इक्वेटोरियल लाइन पे। हमने क्या किया, इस डायपोल के कंपोनेंट्स तोड़ दिए हमने, जैसे हम वेक्टर रिजोल्यूशन करते हैं। देखिए हमारे पास ये डायरेक्शन थी इसकी डायपोल मोमेंट की, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है हमें पता है। अब ये वाली जो लाइन हमारा पोजीशन वेक्टर था पॉइंट P का, ये एंगल थीटा बनाता था इसके साथ। तो हमने ये कंपेयर किया था, एंगल थीटा वाली जो टर्म है वो हमारी कोस की टर्म होती थी। तो ये टोटल क्या था, P था, यहाँ पे r होता था तो r cos थीटा आ जाता था, यहाँ पे P है तो क्या आ जाएगा, P cos थीटा। अब इस P cos थीटा वाली के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो हमारी क्या होती है, साइन थीटा वाली टर्म। तो ये इसके हमने परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर दिया, तो ये हमारा क्या हुआ, P sin थीटा। अब यहाँ से आपने इसको ऐसे समझना है, जो P cos थीटा और P sin थीटा है ये आपके पास दो अलग से डायपोल हैं।
एक डायपोल आपके पास बनया पी कोस थीटा और दूसरा डायपोल आपके पास बनया पी साइन थीटा। और इस वाले को हम भूल जाएंगे अब, क्योंकि ये जो वेक्टर था हमने इसके दो टुकड़े कर लिए। क्लियर है? तो अब इसको हम भूल जाएंगे और इन दोनों के केस को हम स्टडी करेंगे। तो हम पी कोस थीटा के लिए अगर पॉइंट पी को देखें तो देखो इस डायपोल के लिए हमारा पॉइंट पी कौन सी लाइन पे आता है? एक्सियल लाइन के ऊपर आता है। क्लियर है? और एक्सियल लाइन के ऊपर किसी पॉइंट का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जानते हैं, हम पहले कर चुके हैं। क्लियर है? तो देखिए इसको अब आगे रीड करते हैं। यहां से देखिए, इफ पॉइंट P लाइज एट डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल मेकिंग एन एंगल थीटा। पहले ये बात हमने बता दी कि जो पॉइंट P है वो r डिस्टेंस पे है हमारे डायपोल के सेंटर से। द डायपोल मोमेंट P कैन बी रिजोल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, कि जो हमारा डायपोल मोमेंट P है उसको हम दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, P कोस थीटा और P साइन थीटा। क्लियर है? इसके बाद आगे देखिए, पॉइंट P लाइज ऑन एक्सियल लाइन ऑफ P कोस थीटा, कि जो हमारा P कोस थीटा वाला जो एक डायपोल बनेगा जो कंपोनेंट है उसके लिए पॉइंट P कौन सी लाइन पे है? एक्सियल लाइन के ऊपर लाई करता है। और एक्सियल लाइन के ऊपर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो उसका फॉर्मूला आप पहले कर चुके हैं, वो आप डायरेक्टली यहाँ पे पुट करेंगे। इसको हम E1 के नाम से नोट कर लेते हैं। देखिए ये हमारे पास जो है ये वाला डायपोल, इसके लिए पॉइंट P एक्सियल लाइन पे, और इसके लिए आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 इस प्रकार से होगा। क्लियर है? तो इसको हमने नाम दे दिया E1। इसी प्रकार से जब हम इस डायपोल के लिए देखेंगे तो देखो इस डायपोल के लिए ये कौन सी लाइन बनती है? इक्वेटोरियल लाइन बनती है। तो इस डायपोल के लिए पॉइंट जो P होगा वो कौन सी लाइन पे? इक्वेटोरियल पे। और इक्वेटोरियल लाइन के लिए हमने देखो केस किया था कल इस प्रकार से, ये हमारा डायपोल है, ये इक्वेटोरियल लाइन, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आता था? इस डायरेक्शन में, अपोजिट पे। तो यहाँ पे जो E2 होगा वो कहाँ होगा? इस तरफ होगा। E2 की वैल्यू आपकी इस तरफ होगी। और इक्वेटोरियल लाइन का फॉर्मूला भी अपने को पता है। तो यहाँ से देखो सबसे पहले ये इक्वेशन फर्स्ट बना ली हमने, P कोस थीटा के लिए एक्सियल लाइन का फॉर्मूला पुट कर दिया। इसके बाद लिखेंगे पॉइंट P लाइज ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ P साइन थीटा, कि जो P साइन थीटा है उसके लिए हमारा जो पॉइंट है वो कहाँ लाई करेगा? इक्वेटोरियल लाइन पे। इक्वेटोरियल लाइन का फॉर्मूला भी हमें पता है, वो भी हमने डायरेक्ट पुट कर दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P साइन थीटा बाई r क्यूब। अब ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे हमने स्पेशल केस वाली वैल्यू पुट की है। वहां पे क्या होता था अपने पास? r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पूरे की पावर 3/2। लेकिन इन दोनों केस में हमने कौन सा केस यूज किया? स्पेशल केस। मतलब हमारा जो डायपोल है वो काफी छोटा है इन कंपेरिजन ऑफ r। अब ये दो वेक्टर तो हो गए अपने पास E1 E2, ये तो दोनों कंपोनेंट्स के लिए अलग अलग वैल्यू आई है। हमें क्या निकालना है? हमें तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट P के ऊपर। हमें इससे कोई मतलब नहीं कि इस कंपोनेंट का कितना है, इसका कितना है, हमें तो टोटल इसका चाहिए। तो टोटल इसके लिए क्या करो? इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल देंगे। अब देखिए ये एक वेक्टर E1 आपका इधर, दूसरा इसके परपेंडिकुलर E2 इधर। अब अगर आपको इनका रिजल्टेंट निकालना हो तो देखो वेक्टर के जो कंपोनेंट बनाए थे उसी प्रकार से इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो ये होता है आपका। और इस रिजल्टेंट वेक्टर के लिए आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को अप्लाई कर सकते हो। यहां से देखोगे इसको, देखिए ये दिखाएगा आपको, ये आपके पास इधर E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपके पास इधर E2, ये कोस थीटा वाले कंपोनेंट के कारण, ये साइन थीटा वाले कंपोनेंट के कारण। इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ होगा? यहाँ पे। इन दोनों के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। क्लियर है? अब अगर हमें इसका रिजल्टेंट निकालना हो तो +1 क्लास में आपने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किया था, उसका रिजल्टेंट की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। उसका रिजल्टेंट अगर आपको याद हो तो उसकी वैल्यू ये होती थी R = √R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कोस थीटा, ये वैल्यू होती थी। क्लियर है? अब देखिए ये वैल्यू यहाँ दिखाई गई है आपको, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कोस 90। अब देखो यहाँ पे 90 क्यों रखा गया? क्योंकि जो E1 और E2 है उनके बीच का हमारा एंगल कितना है? 90 डिग्री है। देखिए E1 और E2 कहाँ है आपके? ये E1 ये E2, तो दोनों के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे? कोस 90। और जब कोस 90 पुट करेंगे तो कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है? 0 होगी, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी आपकी? कैंसल आउट। तो आपके पास जो E है रिजल्टेंट वो किसके इक्वल बचा? E1 स्क्वायर प्लस E2 का
स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में क्या करेंगे, हम E1 की वैल्यू पुट कर देंगे और E2 की वैल्यू पुट कर देंगे। आगे बस हमें सिंपल मैथमेटिकल वर्क करना है। देखिए E1 की वैल्यू आपके पास ये वाली, याद रखना एक्सियल लाइन पे क्या होता था, हमने रिलेशन किया था कल, ट्वाइस होता है, और इक्वेटोरियल लाइन वाले के कंपैरिजन में एक्सियल लाइन पे डबल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, जब इसके अंदर ये देखो कॉमन टर्म कौन सी है, 1/4πε0 और नीचे जो r³ है ये दोनों के अंदर कॉमन है, कॉमन निकालेंगे तो स्क्वायर है, स्क्वायर ये अपना अंडर रूट निकाल के क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, स्क्वायर से इनका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब अंदर क्या बचा, देखो यहाँ तो बचा इस 2p cos थीटा का स्क्वायर और यहाँ बचा p sin थीटा का स्क्वायर। 2p cos थीटा का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, cos का स्क्वायर थीटा, साथ में यहाँ पे p का स्क्वायर है, यहाँ भी p का स्क्वायर है, तो p स्क्वायर भी आपका क्या आ जाएगा बाहर, अंडर रूट से आपका जो इसका स्क्वायर है हट जाएगा। यहाँ पे साइन का स्क्वायर ये एज इट इज पड़ा हुआ है, क्लियर है। इसके बाद ये बाहर की टर्म तो आपकी एज इट इज, इस 4 cos स्क्वायर थीटा को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 4 को हम 3 + 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस में अपने पास क्या पड़ा है, साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1, और यहाँ पे अपने पास ये टर्म एज इट इज बच जाएगी। तो अगले स्टेप में देखोगे आप, इस अंदर वाले अंडर रूट के अंदर वाले को हमने कैसे लिख दिया, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्लियर है यहाँ तक। ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है एट एनी पॉइंट के लिए, क्लियर है। अब इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है, अगर वो हमारा E1 के साथ एंगल बीटा बनाता हो, ये देखिए यहां से समझिए इसको, अगर अपने से इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी जाए तो उसकी हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें ये सोल्व करना है। यहां से हमने ये मान लिया जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E है वो हमारा E1 के साथ एंगल बीटा बनाता है। अलग अलग बुक में आपको अलग अलग नोटेशन दी मिल सकती है, कहीं पे अल्फा, कहीं पे बीटा, कहीं पे गामा। तो इसकी वैल्यू अगर अपने को निकालनी हो तो देखिए यहां से आपके पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है जिसमें ये वैल्यू E है, ये वाली वैल्यू E1 है, ये एंगल आपके पास बीटा है। तो इसको आगे सोल्व कैसे करेंगे, देखिए अगर हमारा E एंगल बीटा बनाता है E1 के साथ, तो यहाँ पे हम E2/E1 की वैल्यू निकाल देते हैं, E2/E1। अब देखिए इसके अंदर ये E2 कहाँ से आया, यहाँ से देखिए हमने ये एक पैरेललोग्राम बना रखे हैं और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आपको पता है इक्वल होती हैं। अब ये साइड E2 है तो ये साइड भी क्या होगी, E2 होगी। तो ये एक परपेंडिकुलर एक बेस, तो यहाँ पे हमने रूल लगा दिया टेंजेंट का, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो टेंजेंट बीटा की वैल्यू हमने निकाली, टेंजेंट आपको पता है किसके बराबर होता है, PBP HHB, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। परपेंडिकुलर आपका E2 और बेस आपका E1। अब आपके पास E2 की वैल्यू भी है, E1 की वैल्यू भी है, दोनों की वैल्यूज पुट कर दो। तो देखिए E2 अपना कौन सा था, इक्वेटोरियल लाइन वाला, ये पुट कर दिया। E1 क्या था, एक्सियल लाइन वाला, ये पुट कर दिया। हमने देखा बाकी तो सारी टर्म सेम थी, कैंसिल आउट होगी, सिर्फ क्या बचेगा यहाँ से, ऊपर तो बचा साइन थीटा और नीचे बचा कोस थीटा, और साथ में नीचे वाले के साथ एक 2 एक्स्ट्रा है। तो टेंजेंट बीटा किसके इक्वल आया, 1/2 टेंजेंट थीटा। अब यहां से अपना जो बीटा था इसका रिलेशन हमें टेंजेंट थीटा के साथ मिल चुका है। अब थीटा क्या था अपना, देखिए जो पॉइंट P था उसने ये एंगल बना रखा था हमारे डायपोल के साथ, -Q + Q। अब ये थीटा तो हम मेजर कर सकते हैं कि जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो हमारे डायपोल के साथ कितना एंगल बनाता है। अगर हमें इस एंगल का पता चल जाए, थीटा की वैल्यू पता चल जाए, तो हम बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम ये बता सकते हैं कि हमारा जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस लाइन के साथ, क्योंकि हमारा E1 तो इसी लाइन पे था, उसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है। क्लियर है, ये हमारा था इसका डायरेक्शन निकालने के लिए। अब इसके बाद हम करते हैं इसके स्पेशल केस। तो स्पेशल केस में चलते हैं। स्पेशल केस का फर्स्ट पॉइंट है कि अगर हमारा पॉइंट P एक्सियल लाइन पे लाई करता हो, देखिए अपने पास ये डायपोल था, यहाँ पे अपना पॉइंट P था, इसने ये एंगल थीटा बनाया हुआ था। इसने बोला पहले केस में कि अगर आपका ये पॉइंट P इस डायपोल की इस एक्सियल लाइन पे यहाँ कहीं हो तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, ऐसे इधर आ जाएगा। तो जो ये एंगल थीटा था ये कम होता होता इस बिल्कुल इस लाइन पे आ जाएगा, तो थीटा कितना बन जाएगा आपका
0 डिग्री। तो जो आपके पास रिजल्टेंट आया था उसके अंदर आप थीटा की वैल्यू पुट कर दो। देखो आपके पास ये रिजल्टेंट आया था, थीटा को 0 पुट करोगे तो cos 0 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1 होती है। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो ये मिल जाएगी। और ये फॉर्मूला आपको याद होगा, ये किसके लिए होता है, एक्सियल लाइन के लिए। इसका मतलब जो हमारा एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब इसको हम कंडीशन में एक्सियल लाइन पे बनाते हैं तो बिल्कुल वही फॉर्मूला आता है जो हमने एक्सियल लाइन के केस में किया था। इसी प्रकार से जब हम इक्वेटोरियल लाइन पे मानने अपने पॉइंट को, ये हमारा इस प्रकार से पॉइंट पी था, इक्वेटोरियल पे आ जाए तो देखिए ये जो थीटा एंगल था ये इस प्रकार से यहाँ आ जाएगा और ये एंगल इंक्रीज होगी, कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो अब क्या करो, उस एंगल में 90 डिग्री पुट कर दो जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आया था एट एनी पॉइंट के लिए। cos 90 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 0 होती है। तो ये आपका जो फैक्टर होगा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अंडर रूट में सिर्फ क्या बचेगा, 1 के अंडर रूट कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ही रहेगा। तो जो बाहर टर्म है अपने पास वही बच जाएगी। और ये एक्सप्रेशन आपको अच्छे से पता है किसके लिए किया था हमने, इक्वेटोरियल लाइन के लिए। इसका मतलब हमारा जो एक्सप्रेशन आया है एट एनी पॉइंट का वो बिल्कुल करेक्ट है। वो दोनों कंडीशंस एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन दोनों को वेरीफाई करता है। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कई बार एग्जाम में आता है, तो इसको अच्छे से करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।